चलिए मित्रों, मैं पवन सर आज आपके सामने हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा कि स्वर क्या है, स्वर्गों का वर्गीकरण कैसे है, कितने भागों में बटे हुए हैं। इसी तरह से आज हम जानेंगे व्यंजनों के बारे में। जो हिंदी वर्णमाला है उसमें जो 52 अक्षर हैं या वर्ण हैं, उनको स्वरों में कितने स्वर निकाले थे हमने, और इसमें देखना है हमें कि व्यंजन क्या है, व्यंजनों को हम किस तरह से बांटते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम जानेंगे व्यंजन क्या है। देखिए, जिन वर्णों को हम बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोल सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है आपका कि जो वर्ण या अक्षर है तब हमें उसे उच्चारित करना है तो हमें किसी न किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है। और प्रत्येक व्यंजन में जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जो दिखाई नहीं देता है, आ जो स्वर है वो हमेशा सम्मिलित रहता है। बिना आ स्वर के कोई भी व्यंजन हम उच्चारित नहीं कर सकते। इस बात का विशेष ध्यान देना। ठीक है, चलिए व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, हम व्यंजन किसे कहते हैं जानते हैं। देखिए, व्यंजन से तात्पर्य है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन होते हैं। जैसे का, खा, गा, गा, घा इत्यादि सभी वर्ण जो हैं वो स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और नोट लिखा है मैंने कि सभी व्यंजनों में आ स्वर मिला होता है। यानी आ स्वर जो है वो कैसा होता है? सम्मिलित होता है। आ के बगैर कोई भी व्यंजन शुद्ध नहीं होता है। देखिए, कहने का तात्पर्य जब हम व्यंजन लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं का, तो ये व्यंजन है लेकिन इसमें आ मिला हुआ है। लेकिन शुद्ध जो व्यंजन है इसमें हलंत लगेगी। क्या लगेगी? हलंत। तो क बोलेंगे, फिर क्या का नहीं बोलेंगे? का, इसमें आ, क बोलेंगे फिर। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है आपका, जैसे आ को क्या बोलते हैं? आ, और वैसे अगर शुद्ध भाषा में जाए तो ए क्या बोला जाता है? ए। तो उससे उस पर मत जाइए, केवल आप ये समझिए कि प्रत्येक व्यंजन में चाहे का, खा, गा, घा कुछ भी हो, आपका प्रत्येक वर्ण में आपका आ व्यंजन जो है वो क्या होता है? सम्मिलित होता है। ठीक है, तो हमने व्यंजन को जान लिया कि व्यंजन क्या है। जो कह सकते हैं बिना स्वर की सहायता से ना बोले जा सकें उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, अब व्यंजनों का वर्गीकरण करना है हमें। क्या करना है? व्यंजनों का वर्गीकरण। तो देखिए, व्यंजन का सबसे पहला वर्गीकरण है स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन। यानी का से लेकर के मां तक स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? पहले तो ये समझ लीजिए कि स्पर्श व्यंजन होता क्या है। स्पर्श व्यंजन से तात्पर्य है कि जिन वर्णों को हम उच्चारण करते समय जो हमारे फेफड़ों से हवा निकलती है, जब वह हवा हमारे मुख द्वार से बाहर आएगी तो कहीं ना कहीं घर्षण करेगी, स्पर्श करेगी। तो जो स्पर्श कंठ से भी स्पर्श होगा, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, इनको स्पर्श करते हुए जो व्यंजन बाहर निकलें उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं वो कहाँ से? का से लेकर के मां तक। इसके लिए मैंने एक आपके लिए सारणी बनाई है। एक सारणी बनी हुई आपके सामने, वर्ग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले का वर्ग। का वर्ग में प्रथम का से लेकर के इंगा तक, का, खा, गा, घा, इंगा। इसके बाद चा वर्ग है दूसरा, चा, छा, जा, झा, या। और टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। इसके बाद ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 5। तो 5 वर्ग हैं। कुल कितने वर्ग हैं? 5। तो पांचों वर्गों में टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 25। यानी कि 25 वर्ण आपके स्पर्श हैं। कैसे हैं? 25 वर्ण आपके हैं जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए ये मैंने लिखा है। अब देखिए, का वर्ग है, एक दृष्टि में इनका उच्चारण स्थान भी देखिए। का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ है। क्या होता है? कंठ है। उसके बाद चा वर्ग का तालु, टा वर्ग का मूर्धा या मूर्धन्य भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ता वर्ग का दंत, उसके बाद पा वर्ग का ओष्ठ है। ये तो केवल आप एक दृष्टि में जाने रखिएगा। अभी मैं प्रत्येक वर्ण का जो 52 अक्षर व्यंजन है, 52 जो वर्ण हैं आपके पूर्ण वर्णमाला में, प्रत्येक का मैं उच्चारण स्थान आपको अलग अलग बताऊंगा किस तरह से, जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। अभी तो आप केवल जान रखिए, वर्ग की बात हुई तो इस वजह से मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा देखिए, इसके बाद आपका हो गया स्पर्श व्यंजन हो गया।
आशा करता हूं समझ में आया होगा। स्पर्श व्यंजन में एक नज़र देख लीजिए आप। स्पर्श व्यंजन में मैंने क्या पढ़ाया आपको कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो का से लेकर के माँ तक, कहाँ से, का से लेकर के माँ तक जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, स्पर्श व्यंजन। यानी इनका स्पर्श कहीं ना कहीं होगा, कंठ होगा, तालु होगा, मूर्धा होगा, दंत होगा या फिर ओष्ठ होगा। और वर्ग कितने हैं बेटा, 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर हैं, यानी आप जो वर्णमाला पढ़ते हो बिल्कुल क्रम से है, कोई अंतर नहीं है। का खा गा घा इंगा चा छा जा झाड़ा टा ठा डा ढाड़ा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा, बिल्कुल क्रम से है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक मैंने नोट लिखा है, कुछ विद्वान है जो वो चा वर्ग है, जो ये चा वर्ग, चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन मानते हैं। क्या मानते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। यानी क्योंकि इनमें, अब देखिए स्पर्श या संघर्षी क्या है, स्पर्श तो है ही है आपका पता है, लेकिन संघर्षी अलग वर्ण होते हैं, उनको अभी हम पढ़ेंगे। पहले आप इतना जाने रखिएगा केवल कि वर्ग कितने होते हैं, 5, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। और चलिए एक बात और इसमें जान लीजिए, ये जो पांचों जो वर्ण, अंतिम वर्ण जो है, इन्हें कहते हैं पंचमा अक्षर। क्या कहते हैं, पंचमा अक्षर। क्या कहते हैं, यहां दिख रहा भैया, चलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पंचमा अक्षर। क्या कहते हैं, पंचमा अक्षर। यहां देख लीजिए, इनको क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है उसे हम क्या कहते हैं, पंचमा अक्षर कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात। कभी कभी क्वेश्चन एक बार टेट में भी आ चुका है कि पंचमा अक्षर निम्न में से कौन है, तो पंचमा अक्षर का मतलब प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, भाई पंचमा अक्षर हो गया। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद देखेंगे हम घोषत्व के आधार पर। किस आधार पर देखेंगे, घोषत्व के आधार पर। तो देखिए घोषत्व के आधार पर जो वर्ण हैं वो 2 प्रकार से बांटे गए। एक तो आपका घोष और एक अघोष। घोष का मतलब उसी को सघोष भी कहा जाता है, लिखा है मैंने, घोष कह लो या सघोष। एक आपका अघोष। देखिए घोष क्या होता है, जब हम घोष वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। और घोष क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि जो हमारी स्वर तंत्रियों में यानी श्वसन में या ध्वनि में जो कंपन होता है उसे हम क्या कहते हैं, घोष। तो घोषत्व के आधार पर है आपका पहला घोष और दूसरा अघोष, या घोष को ही सघोष के लीजिए। ठीक है, तो घोष वर्ण वो होते हैं कि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। जब हम बोलते हैं तो जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं उनमें क्या हो, कंपन हो। जो फेफड़ों से हवा निकले और हवा निकलते समय जो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे हम क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, अघोष में क्या होता है, अब जब हम अघोष वर्णों का उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन बिल्कुल भी नहीं होता। यानी कि कह सकते हैं जब कंपन हो तो घोष और कंपन ना हो तो अघोष। ठीक है, अब देखिए घोष वर्ण यहां पर मैंने टेबल में भी लिखा है, यहां बाद में समझिएगा, पहले यहां देख लीजिए। प्रत्येक वर्ग का घोष वर्ण कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, क्षमताम, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और जो 5वां वर्ण होगा प्रत्येक वर्ग का। देखिए घोषत्व के आधार पर घोष ध्वनियां कौन कौन सी हैं, तीसरा, चौथा और 5वां। घोष की बात हो रही है, घोष तीसरा, ठीक है, और सघोष कह लो या घोष कह लीजिए उसी को। ठीक है, तीसरा, चौथा, 5वां, ये आपके क्या है, तीसरा, चौथा, 5वां, ये आपका घोष वर्ण है, उसी को मैंने सघोष लिखा हुआ है। इसके बाद अघोष अब क्या होता है, पहला और दूसरा। यही देखिए यहां पर पहला और दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का। अब देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा का मतलब पहला दूसरा ये, पहला दूसरा ये, पहला दूसरा ये, पहला दूसरा ये, पहला दूसरा ये। तो केवल आपको मोटे तौर पर इतना याद रखना है, देखिए अघोष, अघोष और घोष, घोष, घोष। तो पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरह से ये आपका हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा कि घोष अघोष क्या होता है। मोटे तौर पर आप इतनी ट्रिक याद रखिए कि जो घोष ध्वनियाँ होती हैं वो होती हैं आपका प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां। चलिए जैसे आपसे आप अंग्रेजी वर्णमाला बनाते हो, क्या बनाते हो, अंग्रेजी वर्णमाला बनाते हो, तो इसको का को क्या बनाओगे, के, खा को क्या बनाओगे, के एच, ठीक है ना, गा को क्या बनाओगे, जी, और घा को क्या बनाओगे, जी एच, इंगा को क्या बनाओगे, एन। ऐसे बनाते हैं ना, इसी तरह से ये होगा, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बात आएगी इसकी, तब देखेंगे। तो कहने का तात्पर्य आपका
कि घोष और अघोष, घोष क्या होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, क्लियर हो गया। और आपका अघोष क्या होता है पहला और दूसरा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलेंगे हम प्राणत्व के आधार पर। किस आधार पर? प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर वर्ण जो है वो दो तरह का इसमें भी होता है, एक अल्प प्राण और एक है महाप्राण। अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है, इसको हम जानेंगे सबसे पहले कि अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। देखिए, अल्प प्राण का मतलब हो गया कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करने में हवा जो है मुंह से कम निकले वह है अल्प प्राण। क्या है? अल्प प्राण। यानी जो हवा है वो मुंह से कैसी निकले, थोड़ी सी हवा निकले, कम निकले, वो आपका अल्प प्राण हो गया। और महाप्राण में बेटा क्या होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक मुख से अधिक हवा निकले, मुख से जब अधिक हवा निकलती है तो वह क्या होता है? महाप्राण होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए उदाहरण देख लीजिए। देखिए अल्प प्राण क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख से कम हवा निकले वो अल्प प्राण, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, 1, 3 और 5, 1, 3, 5, तो ये तो हो गया अल्प प्राण। ठीक है, इसी तरह से महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा अधिक निकले तो वो क्या होता है? महाप्राण। अब 1, 3, 5 हो चुका था, 1, 3, 5, अब क्या बचा? दूसरा और चौथा। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? दूसरा वर्ण और चौथा। प्रत्येक वर्ग का, एक वर्ग की बात नहीं हो रही, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्थान व्यंजनों और स्वरों के बीच में स्थित होता है। कहाँ पर होता है बेटा? व्यंजनों और स्वरों के बीच में स्थित होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में, स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उनके बीच में जो उच्चारण स्थान जिनका होता है उन्हें क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन में आता है आपका या, वा, रा, ला, ये 4 वर्ण ये हो गए आपके, या, वा, रा, ला, 4 वर्ण आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। क्लियर हो गया इतना? अच्छा, इसमें देखिए या और वा, ये क्या है? या और वा, ये आपका अर्धस्वर है बेटा। क्या है? अर्धस्वर। या और वा जो है वह अर्धस्वर है। क्यों है? क्योंकि यह कभी स्वर में भी बन जाता है और कभी व्यंजन में भी गिना जाता है। तो या और वा जो है वह कैसा है? व्यंजन, अर्धस्वर है। ठीक है, तो कभी स्वर हो जाता है और कभी व्यंजन हो जाता है, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? अर्धस्वर का नाम दिया गया, अर्धस्वर यानी आधा स्वर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे रा। रा को लुंठित नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? लुंठित। अब देखेंगे हम लुंठित का मतलब क्या होता है आखिर, क्योंकि परीक्षा में टेट में भी पूछा जा चुका है कि इनमें से लुंठित वर्ण कौन सा है। समझ में आ गया? इनमें से लुंठित वर्ण कौन सा? तो लुंठित का मतलब है आपका रा वर्ण। क्या होता है कि उच्चारण जब हम इसका करते हैं तो जो हमारी जीवा है तालू से लुढ़क करके आती है। बोलिए आप, रा, रा, तो तालू से सटते हुए लुढ़क कर जो आए, इसी वजह से उसे क्या कहा जाता है? लुंठित वर्ण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका ला। ला जो है उसे कहते हैं हम पार्श्विक। क्या कहते हैं? पार्श्विक। जो पार्श्विक व्यंजन है ला, तो देखिए उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व भाग से, यानी कि जो पार्श्व भाग होता है यहाँ बगल का, पार्श्व का मतलब क्या होता है? बगल से, बगल से हवा निकलती ला। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है आपका? या वा ये अर्धस्वर है, कभी ये स्वर होता है कभी व्यंजन, इसी वजह से इसे बेटा क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। और रा को क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन है। क्या है? लुंठित व्यंजन। तो इसमें क्या होता है? उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करे। ठीक है, इसके बाद ला है जो पार्श्विक व्यंजन है, तो उच्चारण में हवा जो है वो जीभ के पार्श्व भाग यानी कि बगल से पास होकर के निकलती है। अब देखिए या, वा, रा, ला, ये सघोष ध्वनियाँ हैं और अल्प प्राण भी हैं। सघोष ध्वनियाँ भी हैं और अल्प प्राण भी हैं। तो सघोष और अल्प प्राण मैंने लिखा है यहाँ पर, नोट डाउन कर लेना। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप जो भी आप पढ़ने को यहाँ मिल रहा है उसको आप व्यवस्थित रूप से एक नोट बनाइए, बारी बारी से उसे आप लिखते जाइए दिन प्रतिदिन का, वीडियो बाई वीडियो टॉपिक के हिसाब से, तो आपका एक अच्छा खासा नोट बन जाएगा। अभी हालांकि अभी आपको समझ में आ रहा है, मैं जानता हूं कि समझ में आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है, लेकिन भविष्य के लिए रिवीजन करने के लिए आपको इसे नोट जरूर करना चाहिए। ठीक है ना, तो आपके भी काम आएगा। आप क्वालिफाई हो गए,
आशा करता हूं कि हो ही जाओगे। हो गए क्या, कोई ऐसी बात नहीं है। तो क्वालिफाइंग करने के बाद आपके नोट किसी दूसरे के भी काम आ सकते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य आप इसे पहली बार क्या कर लीजिए, एक आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं, ठीक है। और कहने का तात्पर्य है मेरा कि आप मन लगा के पढ़िए और नोट अवश्य बनाएं, इतना ध्यान रखना। और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद वास्तव में आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को भी फॉलो करें। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जो आपका उसमें बेल आइकन बना होता है उसको भी प्रेस करें, क्योंकि आप जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 मिनट का वीडियो हो गया। अगले वीडियो में अभी हम इससे आगे चलेंगे। अभी प्राणत्व के आधार पर अंतस्थ हो गए, ठीक है। अभी संघर्षी व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन जो भी अभी आगे क्रम आएगा, और जो मिश्रित व्यंजन हैं वो क्या होते हैं, और आगत व्यंजन क्या है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। द्वित व्यंजन क्या है उनके बारे में चर्चा करेंगे आगे चल करके। चलिए आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।